वो पीछे मुड़कर देखता है और ठंडे दिमाग से कहता है कि वो कोई अनजान भेड़ नहीं है जिसे वो काट सके। इसलिए उन्होंने गलत आदमी चुनने के लिए सिर्फ खुद को दोष देना है। 1 घंटे बाद मुएन और उसकी टीम सीन पर पहुंचती है। उसकी आंखें गुस्से और क्रोध से जल रही हैं, सिर्फ अपने बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार शख्स को ढूंढने पर ध्यान केंद्रित किए हुए। जांच के दौरान उसके एक आदमी को वो रुमाल मिलता है जो यीतियान ने पीछे छोड़ा था, जिस पर एक शैडो असैसिन का निशान बना था। इससे उनके संदेह की पुष्टि होती है कि श्याओ और उसके आदमियों की मौत के पीछे एक शैडो असैसिन था। तभी एल्डर मो, लिनहाई बेस के प्रतिष्ठित मो परिवार के महान बुजुर्ग और उसके कुछ महान मार्शल वॉरियर्स में से एक साइट में प्रवेश करते हैं। उन्हें देखते ही मुएन घुटनों के बल गिर जाता है। अपने बेटे मो परिवार के प्रतिभाशाली के खोने पर रोता और बिलखता है। इसके विपरीत एल्डर मो शांत और संयमित रहते हैं। मुएन से खड़े होने और ठीक से बात करने के लिए कहते हैं, लेकिन मुएन दुख से अभिभूत होकर रोता रहता है, खुद को संभाल नहीं पाता। वो शोक मनाता है कि उसके बेटे में एक सचमुच महान मार्शल वॉरियर बनने की क्षमता थी, शायद वही जो उनके परिवार को एक नए स्तर की महानता तक ले जाता। अपनी दुख के बीच संघर्ष करते हुए वो ग्रैंड एल्डर को सूचित करता है कि शियाओ ने अभी अभी मार्शल वॉरियर रेल में ब्रेक थ्रू किया था और हाल ही में अपने जश्न के भोज में शामिल हुआ था, सिर्फ ऐसे ब्रूटल अंत से मिलने के लिए। ग्रैंड एल्डर इस बात से सहमत है कि शियाओ में अपार क्षमता थी और वो उनके बाद परिवार में दूसरा महान मार्शल वॉरियर बन सकता था। ये स्वीकार करते हुए कि इस त्रासदी ने उनके परिवार के भविष्य की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके साथ ही मो ग्रैंड एल्डर को अपराध स्थल पर मिले रुमाल को सौंपता है। उनसे विनती करता है कि उसके बेटे की हत्या को व्यर्थ ना जाने दे और श्याओ का बदला लें। जैसे ही ग्रैंड एल्डर रुमाल की जांच करते हैं, वो तुरंत पहचान जाते हैं कि ये एक शैडो असैसिन का है और मान लेते हैं कि उनके खिलाफ रंजिश रखने वाले परिवारों में से कोई एक इसके पीछे है, क्योंकि सिर्फ उनके पास ही इतने प्रभावशाली किसी को खत्म करने के लिए ऐसे खतरनाक कातिल को गुप्त रूप से किराए पर लेने के साधन और मकसद होंगे। हालांकि जैसे ही वो रुमाल को करीब से देखने के लिए उठाते हैं, उनकी आंखें हैरानी से सिकुड़ जाती हैं। उन्हें आयन फैंग के हल्के निशान दिखते हैं, एक डिटेल जो उन्हें तुरंत चौंका देती है। वापस स्कूल में जैंगबाओ इतियान को आयन फैंग बेस की ताकत के बारे में बता रहा है, जो साफ तौर पर उनके लिनहाई बेस से मजबूत है। वो संक्षेप में समझाता है कि मू परिवार के ग्रैंड एल्डर को शक है कि लिनहाई बेस में ऐसे परिवार हैं जो गुप्त रूप से आयन फैंग बेस के साथ मिल रहे हैं, शायद युवा पीढ़ी के एलिट्स को खत्म करने और फिर पूरे लिनहाई बेस पर कब्जा करने का लक्ष्य रखते हैं। अपनी आवाज धीमे करते हुए जैंगबाओ जोड़ता है कि उसने ये भी सुना है कि मोशियाओ को मार्शल वॉरियर रेल में ब्रेक थ्रू करने के ठीक बाद मार दिया गया था। ये सुनकर यीत्यान एक शांत चेहरा बनाए रखता है, अपनी मुस्कान छुपाते हुए इस बात से राहत महसूस करता है कि कोई उस पर अपराध का संदेह नहीं कर रहा है। साथ ही जान यीत्यान को किस्मत वाला कहता है कि वो मारा नहीं गया, क्योंकि श्याओ ने मार्शल वॉरियर बनने के बाद उससे निपटने की योजना बनाई थी। चुपचाप सुनते हुए यीत्यान सोच में पड़ जाता है, याद करते हुए कि वही था जिसने अपराध स्थल पर ली कुन का रुमाल रखा था, जिस पर शैडो शब्द अंकित था, ताकि संदेह खुद से दूर हो जाए। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ग्रैंड एल्डर को उसी कपड़े के टुकड़े पर आयन फैंग बेस का प्रतीक मिलेगा। अब यीत्यान को यकीन नहीं है कि क्या उसने अनजाने में आयन फैंग से एक छिपी हुई साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, या बूढ़ा आदमी अपने राजनीतिक फायदे के लिए बातों को तोड़ मरोड़ रहा है। अगली सुबह 4 बजे यीत्यान उठता है और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही वो जाने वाला होता है, उसकी बहन यायू उससे रोकती है, चिंतित होकर, और पूछती है कि वो इतनी सुबह कहाँ जा रहा है। यीत्यान उससे बताता है कि वो ट्रेन करने के लिए वाइल्ड जोन जा रहा है। उसे जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बनना है। यायू भौहें से कूदती है, इस बात से परेशान कि वो कुछ दिन पहले ही लौटा है और पहले से ही फिर जा रहा है। इससे पहले कि वो बाहर कदम रखे, वो दौड़कर उससे पीछे से गले लगा लेती है और यीत्यान हल्के से वादा करता है कि वो जल्द ही वापस आएगा। वाइल्ड जोन में पहुंचने पर यीत्यान इलाके को ध्यान से स्कैन करता है। अफवाह है कि यहाँ उच्च स्तरीय मॉन्स्टर घूमते हैं, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ वो जानता है कि बहुत गहराई में जाना ठीक नहीं है। अभी के लिए वो बाहरी किनारे पर रहता है, जहाँ निचले स्तर के मॉन्स्टर घूमते हैं। सुरक्षित खेलते हुए भी खुद को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ता है। एक दृढ़ मुस्कान के साथ यितियान खुद से कहता है कि इस बार वो चाहे कुछ भी हो, मार्शल वॉरियर बनेगा। जैसे ही वो अपना शिकार शुरू करता है, जमीन अचानक हिलने लगती है और उसके चेहरे पर घबराहट चमक जाती है, जब वो सोचता है कि क्या ये भूकंप है। लेकिन जब वो घूमता है तो उसे सोर्स दिखता है, एक कवच वाला सांड
जिसके पास कमजोर तीर का ब्लड लाइन टैलेंट और लो टीयर का डिफेंस टैलेंट है। ये तियान उसके स्टेटस विंडो का अध्ययन करता है और खुद से गुनगुनाता है, शांति से स्थिति का विश्लेषण करता है और सोचता है कि क्या मॉन्स्टर ने उसे देख लिया है। जवाब जल्द ही मिलता है जब सांड सीधा उस पर हमला करता है। बचने या पीछे हटने के बजाय ये तियान अपना बैग जमीन पर फेंकता है और आमने सामने टक्कर देने के लिए आगे बढ़ता है। हवा में उछलकर वो अपना प्राइमोर्डियल खंजर बुलाता है और वार करता है, लेकिन मॉन्स्टर अपना डिफेंस टैलेंट एक्टिवेट करता है, अपनी चारों तरफ एक ढाल बनाता है जो हमले को हर तरफ से रोकता है। सांड दहाड़ता है, एक शक्तिशाली झटका भेजता है जो यतियान को पीछे की तरफ उड़ाता है और उसे पास की एक चट्टान से टकरा देता है। इस टक्कर के बावजूद यतियान एक शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा होता है, मॉन्स्टर के टैलेंट की तारीफ करता है और ऐलान करता है कि यह जल्द ही उसका होगा। तो प्राइमोर्डियल डैगर्स पकड़ के वो दोबारा आगे बढ़ता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, और वो मॉन्स्टर वो वही वेट कर रहा है, एकदम इंटेंसिटी से दहाड़ रहा है, अपनी नेक्स्ट स्ट्राइक के लिए रेडी हो रहा है। मॉन्स्टर ने अपने हूफ से जमीन पे मारा, आंखों में उसकी लाल आग जल रही थी। उसने अपना मुंह खोला और चार्ज कर दिया आगे। टेन ने अपना डैगर ऊपर किया, स्मर्क किया और अपने आप से वाव किया कि वो ये लो टियर डिफेंस टैलेंट तो लेके ही रहेगा। बिना हेजिटेशन के वो आगे लंच करता है और उस मैसिव ऑक्स की बॉडी पे चढ़ जाता है। उसके सर के ऊपर पहुंच के टेन को याद आता है कि मोस्ट मॉन्स्टर्स का वीक स्पॉट यूजुअली सेम ही होता है। अपने वेपन्स को टाइटली पकड़ के वो डैगर्स को ऑक्स की प्रोटेक्टिव फील्ड में घुसा देता है। वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ डाल देता है उस बैरियर को तोड़ने में, पर वो बैरियर हेल्ड फर्म। फिर उसके डैगर ने सेम पॉइंट पे दोबारा स्ट्राइक किया और शील्ड में एक क्रैक आया, पर डैगर उसी प्रोसेस में टूट गया। टेन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक लो टियर डिफेंस टैलेंट वाला मॉन्स्टर इतना टफ होगा। जैसे ही वो दोबारा ऑक्स पे फोकस करता है, ऑक्स अपना फिस्ट स्विंग करता है और उसको हवा में फेंक देता है। दांत पीस के टेन कंट्रोल रीगेन करने की कोशिश करता है, पर वो सीधा पत्थरों के झुंड में जा गिरा, जिससे धूल का बादल छा गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी दूसरी डैगर पकड़ के वो और भी डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हुआ, उस टैलेंट को क्लेम करने के लिए। जितना दर्द उसे हो रहा था, उतनी ही डिजायर बढ़ रही थी उस एबिलिटी के लिए। सडनली उसके सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, जिसमें दिखा कि टैलेंट कॉपिंग कूल डाउन 16 डेज है। इस डिटेल को अभी इग्नोर करते हुए टैन ने टूटी हुई डैगर्स में से एक उठाई और सोचने लगा। उसकी एबिलिटीज को देखते हुए ये आर्मर्ड ऑक्स, सिल्वर मून वुल्फ और वाइपर के बीच में कहीं फॉल होना चाहिए। ऑक्स की बॉडी बड़ी है, तो अगर वो उसका वीक स्पॉट पिन पॉइंट करके प्रिसाइज सरप्राइज अटैक्स लॉन्च करे, तो उसके पास अभी भी रियल शॉट एट विक्ट्री है। अपने शैडो टैलेंट को यूज करके टेन आगे डार्ट करता है, मॉन्स्टर के आसपास कई बार सर्कल करता है। उसके डैगर की टिप प्रोटेक्टिव बैरियर को रिपीटेडली स्ट्राइक करती है, पर वो अभी भी पियर्स नहीं कर पा रही। शैडो टैलेंट उसके फेवर में काम कर रहा है, मॉन्स्टर को उसके अटैक से अनअवेयर रख रहा है। उसका ब्लेड टैलेंट इस सॉलिड डिफेंस शील्ड के सामने यूजलेस प्रूव हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर उबल रही है जब वो कोई वीक स्पॉट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो सोचने लगता है कि क्या इस डिफेंस टैलेंट में कोई गैप्स हैं भी या नहीं। पर थोड़ा और क्लोजली देखने के बाद उसे कुछ नोटिस होता है। बैरियर मॉन्स्टर के बट के अराउंड थोड़ा पतला दिख रहा है। अपना गाल खुजाते हुए और थोड़ा अनश्योर होकर टेन मटर करता है अपने आप से कि होना तो नहीं चाहिए, बट मे बी दिस इज द वीक पॉइंट। टाइम वेस्ट किए बिना वो अपना शैडो टैलेंट एक्टिवेट करता है और रश करता है, डैगर को बिल्कुल उसी स्पॉट पे एम करता है। जैसे ही ब्लेड पियर्स करती है, मॉन्स्टर एक थंडरस रॉर निकालता है और सेकंड्स के अंदर उसकी मैसिव बॉडी जमीन पे कोलैप्स हो जाती है। उसके नीचे म्यूकस का एक पूल फैल जाता है और वो वहीं ठंडा और बेजान पड़ा रहता है, आंखें स्क्विंट करके और स्मग लुक के साथ। टेन को प्राउड फील होता है कि उसकी गेस सही थी। जैसे ही टेन ने एक्सपेक्ट किया था, मॉन्स्टर के मरते ही ब्लेड उसकी बॉडी को आसानी से पियर्स कर गई, जिससे उसे रियलाइज हुआ कि कितनी भी स्ट्रेंथ हो, डेथ सब कुछ मीनिंगलेस बना देती है। वो मॉन्स्टर का ब्लड कई ग्लास फ्लास्क्स में स्टोर करना शुरू करता है, अपने फोरहेड से पसीना पोंछते हुए। जब वो फिनिश करता है तो ऑक्स की थिक हाइट को नोटिस करके उसे पता चलता है कि ये अच्छा प्राइस फेच करेगी, इसलिए वो उसकी आंखें और टेस्टिकल्स भी लेने का प्लान करता है। लेकिन सबसे वैल्यूबल पार्ट तो उसके हॉर्न्स का एक पैर है, और अपनी डैगर के एक स्विफ्ट स्विंग से वो उन्हें साफ काट देता है। सारा लूट अपनी पीठ पे लोड करके टेन एक शांत जगह ढूंढने निकल जाता है कल्टीवेट करने के लिए। इवेंचुअली उसे एक केव मिलती है और वो वहीं पीस में सेटल हो जाता है।
एक गहरी सांस लेके वो फ्रेश मॉन्स्टर ब्लड को अपनी बहन के पीनट्स के बगल में रखता है, जिसे वो ऑफल टेस्ट मास्क करने के लिए यूज करता है। फ्लास्क्स को घूरते हुए वो उन पे रिलाई करने का प्लान करता है ताकि वो मार्शल वॉरियर रियल्म तक पुश कर सके। एक बॉटल उठाकर वो ब्लड गल्प डाउन करता है और जल्दी से उसके बाद पीनट्स चबाता है। इंस्टेंटली एक पावरफुल वेव ऑफ एनर्जी उसे घेर लेती है और उसकी कल्टीवेशन शुरू हो जाती है। 20 डेज बाद केव के अंदर टेन एक लंबी सांस छोड़ता है, पर फिर उसकी आंखें अचानक ब्लू फ्लेम्स से जल उठती हैं और उसके मुंह से एक पियर्सिंग स्क्रीम निकलती है जैसे ही पूरी केव में लाइटनिंग सर्ज करती है। उसके ट्रांसफॉर्मेशन के आफ्टर शॉक से बाहर की जमीन हिल जाती है। दो लड़कियां केव के पास खड़ी हैं। उनमें से एक रेड क्लोक पहने हुए इस बात को अम्यूजिंग पाती है कि कोई इतनी आइसोलेटेड और बैरन जगह में मार्शल वॉरियर रियल में ब्रेक थ्रू करना चूज करेगा। मीनवाइल दूसरी लड़की, जिसने ब्लैक क्लोक पहनी है और उस पर मार्शल पवेलियन का सिंबल है, वो शांत रहती है पर एक हल्की स्माइल देती है। क्लियरली वो इंट्रीग्ड है जो वो सेंस कर रही हैं। केव के अंदर टेन को एनर्जी का एक पावरफुल सर्ज फील होता है और वो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज करता है कि ये मार्शल वॉरियर रियल्म है। उसका दिमाग जल्दी से आर्मर्ड वॉक्स पे शिफ्ट होता है, याद करके कि टैलेंट कॉपिंग कूलडाउन 16 डेज था और अब 20 डेज हो चुके हैं। वो जल्दी से उस स्पॉट पे वापस जाता है जहां उसने ऑक्स को छोड़ा था, उसकी डिफेंस टैलेंट कॉपी करने की होप में। लेकिन पहुंचने पर उसे सिर्फ हड्डियों के रिमेन्स मिलते हैं, जिससे टैलेंट कॉपी करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड वो रिग्रेट करता है कि उसने मॉन्स्टर को इतने पीसेस में क्यों काटा। दूसरी तरफ रेड क्लोक्ड गर्ल सोचती है कि शायद टेन ही वो था जिसने मॉन्स्टर को मारा। ब्लैक क्लोक्ड गर्ल अपना सिर हिलाती है और डिसएग्री करती है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि क्रीचर को मरे हुए कई दिन हो चुके थे, जबकि टेन ने अभी अभी मार्शल वॉरियर रियल में ब्रेक थ्रू किया। वो फर्दर ऐड करती है कि एक मार्शल अप्रेंटिस के लिए ऐसे मॉन्स्टर को हराना इम्पॉसिबल होता, पर वो चुपके से उसकी करेज की तारीफ करती है कि उसने इतने डेंजरस माउंटेन में स्कैवेंज करने की हिम्मत तो की। घर वापस जाने से पहले टेन अपने कपड़े उतार के स्विम करने जाता है, क्योंकि वो 20 डेज वाइल्ड जोन में रहा था। ये देखकर दोनों लड़कियां जल्दी से फ्रीक आउट करती हैं और पूरी तरह से एम्बैरेस्ड होकर वहां से निकलने का डिसाइड करती हैं। बाद में लिनहाई बेस के मार्शल मार्केट प्लेस में टियान एरिया एक्सप्लोर करता है और इम्प्रेस्ड होता है कि मार्केट कितना मैसिव है। जैसे ही वो आगे चलता रहता है, उसे सामने एक शॉप दिखती है जिसका नाम है मार्शल पवेलियन, वही शॉप जिससे पहले वाली लड़कियां एसोसिएटेड थीं। रेड क्लोक्ड गर्ल अपनी फ्रेंड को नज करती है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि ये वही बंदा है जिसे उन्होंने पहले देखा था। एक स्ट्रेंज सेंस ऑफ फेमिलियरिटी फील करते हुए टियान लड़कियों की तरफ मुड़ता है और जब उसकी आंखें ब्लैक क्लोक्ड गर्ल से मिलती हैं, कुछ क्लिक होता है। शॉक्ड होकर वो पूछता है कि क्या वो याऊ उसकी बहन है। जब टियान उस लड़की को अपनी बहन समझ के बुलाता है तो वो जल्दी से एम्बैरेस्ड हो जाता है, पर जब वो उसकी स्टेटस विंडो पे नजर डालता है, उसकी आंखें हैरान रह जाती हैं। दिस गर्ल इज एन एब्सोल्यूट जीनियस। उसका नाम यूइलिंग है और उसके पास हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट, मीडियम टियर स्वॉर्ड टैलेंट और लो टियर स्पीड टैलेंट है। रेड क्लोक्ड गर्ल शाओयू टियान पे गुस्सा हो जाती है उसकी फ्रेंड को अपनी बहन बोलने के लिए और उसकी तारीफ करने के लिए, जबकि वो उसके शब्दों में एक स्कैवेंजर है। इससे टियान कंफ्यूज्ड हो जाता है, सोचता है कि क्या इतने नहाने के बाद भी उससे बदबू आ रही है। यूई लिंक कामली वॉर्न करती है शाओयू को कि वो रेकलेसली ना बोले। अपनी आवाज धीमी करके वो शाओयू से कुछ विस्पर करती है और उसे एक्ट अकॉर्डिंगली बोलती है और फिर चली जाती है। इंस्टेंटली शाओयू का पूरा डिमीनर चेंज हो जाता है। वो रिस्पेक्टफुली बाव करती है और अपनी पहले की रूडनेस के लिए अपोलोजाइज करते हुए एक्सप्लेन करती है कि उसकी लेडी यूई लिंग ने उसे करेक्ट किया है। वो आगे ऐड करती है कि यूई लिंग को इम्पोर्टेंट मैटर्स की वजह से पहले जाना पड़ा। टियान का आर्म पकड़ के वो अज्यूम करती है कि वो यहाँ सप्लाईज बेचने आया है और इंसिस्ट करती है कि उनके पहले के बिहेवियर की वजह से वो उसके सामान की प्राइस डबल कर देंगे। दो वॉलंटियर्स उसका लूट से भरा बैग लेते हैं और उसे एक प्राइवेट रूम में ले जाते हैं। अंदर वो जगह रेयर और हाई क्वालिटी आइटम से भरी पड़ी है, जो ये प्रूव करता है कि ये मार्शल पवेलियन की सबसे बड़ी शॉप है। लड़कियों में से एक उसे चाय ऑफर करती है और बाहर जाने से पहले इन्फॉर्म करती है कि आर्मर्ड ऑक्स के हॉर्न्स और लेदर की वैल्यू 20,000 यूएन है और वादे के मुताबिक वो उसे डबल कर देंगे, यानी 40,000। ये टियान के लिए सरप्राइज था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतना पैसा मिलेगा। थोड़ी देर बाद शाओ उसे 4 व्हाइट कार्ड्स देती है, हर एक 10,000 यूएन की।
एक्साइटमेंट से ग्रिनिंग करते हुए टियान सोचता है कि याओ यू कितनी खुश होगी जब वो ये देखेगी। जैसे ही वो निकलने वाला होता है, शाओ ऐड करती है कि उसके मैनेजर यूई लिंग ने उसे ये बताने को कहा है कि अपॉलॉजी के जेस्चर के रूप में उसे कुछ भी खरीदने पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर टैन डिसाइड करता है कि वो पीछे नहीं हटेगा और शॉप का रेफरेंस मेन्यू ब्राउज करना शुरू करता है। लिस्ट स्क्रॉल करते हुए उसे प्राइसेस रिडिकुलसली हाई लगते हैं और वो मन ही मन में मटर करता है कि बिग फैमिलीज जो कल्टीवेशन एसोसिएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, वही रीजन है कि सब कुछ इतना ओवर प्राइस्ड है। फिर भी वो सेटल करता है एक प्रोफाउंड ट्रेनिंग मैनुअल, एक मॉन्स्टर डायरेक्टरी, 3 बॉटल्स मिड टियर मॉन्स्टर ब्लड और 3 रिस्टोरेटिव एलिक्सर्स खरीदने पर। ऑल टुगेदर इसकी कॉस्ट 78,500 यूएन थी, पर डिस्काउंट और थोड़ा राउंडिंग डाउन के साथ उसे सिर्फ 70,000 यूएन पे करना पड़ा। टैन गोल्ड कार्ड दे देता है, खुश था कि उसने ल्यून का पैसा ले लिया, पर अंदर ही अंदर वो जानता है कि ये वीआईपी ट्रीटमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि किसी ने उसे शॉप पे स्कैवेंजर कहा था। उसे कोई क्लू नहीं था कि उन्होंने उसमें क्या देखा, पर वो क्लियरली उसे किसी रीजन की वजह से अलग ट्रीट कर रहे थे। जब स्टाफ कुछ नहीं बोलता वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, पर शाओ उसे रोक देती है। उसके चेहरे पे एक छोटी ग्रिन आ जाती है। उसे पता था कि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। शाओ फिर उसे बताती है कि उसके मैनेजर उससे मिलना चाहती हैं, अगर वो रेडी है तो। आगे बढ़कर टियान सेकंड फ्लोर के हॉल में पहुंचता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो यूई लिंग को वहीं शांति से चाय पीते हुए देखता है। वो स्टन्ड है कि वो उसकी बहन से कितनी ज्यादा मिलती हैं, पर वो इस थॉट को साइड करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। यूई लिंग उसे पोलाइटली वेलकम करती है और मेंशन करती है कि वो मोहाई बेस से है। जैसे ही वो हाथ मिलाते हैं, टियान उसकी हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट कॉपी करने में मैनेज करता है और एक हल्की ग्रिन के साथ वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। यूइलिंग उसे बैठने का इशारा करती है और जैसे ही वो उसके लिए चाय डालती है, वो एक्सप्लेन करती है कि जो कोई भी मार्शल पवेलियन के सेकंड फ्लोर पे कदम रखता है, उसे वैल्यूड गेस्ट माना जाता है। कंफ्यूज टियान एडमिट करता है कि वो कॉमन बर्थ का है, जिसका पॉलिटिकल या इन्फ्लुएंशियल फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो नहीं समझ पाता कि उसे वैल्यूबल क्यों कहा जा रहा है। यूइलिंग अग्री करती है, पर शांति से पॉइंट आउट करती है कि उसकी वैल्यू ठीक उसी में है, उसकी इंडिपेंडेंस और अफिलिएशन की कमी में। टियान रिस्पॉन्स में कुछ नहीं बोलता, पर चुपके से नोट करता है कि ये लड़की कितनी कंपोज्ड और थॉटफुल है, उसकी सिस्टर याओयू से बिल्कुल अलग। टाइम वेस्ट किए बिना यूइलिंग टेबल के पार एक सिंबल स्लाइड करती है और असली रीजन रिवील करती है कि उसने उसे क्यों बुलाया। वो चाहती है कि वो उसके मार्शल पवेलियन को ज्वाइन करे। जिस तरीके से वो ये बोलती है उसे याओयू की याद आती है, कोई जिसे वो कभी ना नहीं कह सकता था। फिर भी वो कुछ पूछता है जो उसके मन में था। मोहाई इतना मैसिव बेस है, जो टैलेंटेड लोगों से भरा हुआ है, तो वो उसके जैसे नॉविस मार्शल वॉरियर को क्यों चाहते हैं? यूइलिंग उठती है और एक्सप्लेन करती है कि मोहाई जैसे बेसेस इसलिए पावरफुल नहीं है कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमेशा और टैलेंट की तलाश में रहते हैं। टियान खुद को अनएक्सपेक्टेडली इम्प्रेस्ड पाता है। वो एक डेलिकेट लड़की जैसे दिख सकती है, पर उसके शब्दों में वजन और विजन है जो उसकी सिली सिस्टर कभी नहीं समझ सकती। उसे सोचों में डूबा देखकर श्याओ बीच में बोलती है और सजेस्ट करती है कि उसे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ऐड करते हुए कि पावरफुल फैमिलीज के एलीट डिसाइपल्स भी उसकी लेडी को ज्वाइन करने का सपना देखते हैं, पर वो उनके स्टैंडर्ड्स पे खरे नहीं उतरते। टियान जानता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, फिर भी वो ये भी समझता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का मतलब है आज़ादी छोड़ना और एक्सपोजर का रिस्क लेना। अगर किसी को उसकी सीक्रेट एबिलिटी के बारे में पता चला, तो उसकी दर्दनाक मौत हो सकती है। सेफ और इंडिपेंडेंट रहना चाहते हुए वो हेजिटेट करता है। यूइलिंग उसकी रिलक्टेंस नोटिस करती है और डायरेक्टली रीजन पूछती है। एक ऐसे फेस को ना कहने में स्ट्रगल करते हुए वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, आयन फैंग इन्वेजन की रूमर्स लाकर। वो कहता है कि उस इंसिडेंट ने कई पॉलिटिकल फैमिलीज के बीच केओस पैदा किया, पर आयरॉनिकली उसने उससे शांति दी, इसलिए वो उनके जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता या उनके जैसे लोगों की सेवा नहीं करना चाहता। यूइलिंग इस कंपैरिजन से थोड़ा ऑफेंडेड होती है, पर अपनी कंपोजर बरकरार रखती है और उससे पहले उन्हें ऑब्जर्व करने का टाइम ऑफर करती है। कहती है कि उसके पास काफी पेशेंस है। जैसे ही तिएन मार्शल पवेलियन से बाहर निकलता है, उसके थॉट्स घूमने लगते हैं। वो सवाल करता है कि मार्शल वॉरियर होने का असली मतलब क्या है और टैलेंट असल में क्या है। वो गुस्से में है कि जिन लोगों को पीपल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो उसके बजाय अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आम लोगों के लिए जीवन और भी मुश्किल हो रहा है, जो पहले से ही बीस्ट्स के कांस्टेंट डर में जीते हैं। ऊपर से उसे कमजोर फील होता है और उसी पल वो कसम खाता है कि वो और स्ट्रॉन्गर बनेगा और ऊपर उठेगा।
तभी एक स्टेटस विंडो पॉपअप होता है, उसे नोटिफाई करते हुए कि उसने सक्सेसफुली हाई टियर कल्टीवेशन टैलेंट कॉपी कर लिया है। नोटिफिकेशन देखते ही तियन हेजिटेट नहीं करता, वो इमीडिएटली फ्यूज कर देता है। इतने दिनों बाद ये तियन फाइनली घर वापस आया है। जैसे ही यायु उससे देखती है, वो सीधा उसके आर्म्स में दौड़ती है, उसे टाइटली हग करती है। वो प्लेफुली टीज करती है उससे कि 20 दिन गायब रहने के बाद वो कितना टफर लग रहा है। टियन पीछे नहीं हटता और प्राउडली उससे बताता है कि उसका भाई अब मार्शल वॉरियर है। ये सुनकर यायु खुशी से उछल पड़ती है और उसे इतना खुश देखकर टियन स्माइल करता है। वो मन ही मन सोचता है कि एक बार उसका टैलेंट अवेकन हो गया तो वो भी मार्शल वॉरियर बन जाएगी। और वो डिसाइड करता है कि वो उसका टैलेंट इम्प्रूव करता रहेगा जब भी उसे कॉम्पैटिबल आइटम्स मिलेंगे। एक्साइटमेंट सेटल होने के बाद यायु इंसिस्ट करती है कि वो उसे ट्रिम करे, क्योंकि 20 दिन से ज्यादा बाल बढ़ाने के बाद वो एक भिखारी जैसा दिखने लगा है। अब जब वो मार्शल वॉरियर है तो उसे अपने अपीयरेंस का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। हेयर कट के लिए बैठकर टियन पूरी तरह रिलैक्स करता है, यायू पे ट्रस्ट करते हुए, क्योंकि वो सालों से उसे सेम स्टाइल दे रही है। जैसे ही वो स्निप करती है, नॉस्टैल्जिया की एक लहर उसे हिट करती है। जब से उनके पेरेंट्स गुजर गए, तब से वो उसके बाल काट रही है। उसे याद आता है जब वो छोटे थे, तब कैसे उसके हाथ कांपते थे जब वो उसके बाल काटने की कोशिश करती थी, जब उसे चोट लगती थी। उसने उसे हॉस्पिटल जाने के लिए भीख मांगी थी, पर उनके पास पैसा नहीं था, तो उसने उसे कन्विंस किया कि बस उसके बाल छोटे कर दे ताकि वो घाव साफ कर सके। तब वो डर के मारे कैंची गिरा दी थी और रोई थी, ये विश करते हुए कि उसके भाई के पास इमॉर्टल जेलीफिश की पावर हो, वो क्रीचर जिसकी कहानी वो उसे सुनाता था, जो एंडलेसली हील हो सकता है। इमॉर्टल जेलीफिश के बारे में कहा जाता है कि उसके पास ऐसी हीलिंग एबिलिटी है जो उसे चोटों से ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिकवर करने देती है। तब दियन को इस सब में विश्वास नहीं था, पर अब प्रेजेंट में खड़े होकर और उन कहानियों को याद करके वो जल्दी से वो इलस्ट्रेटेड बुक ऑफ ट्रेजर्स निकालता है जो उसने खरीदी थी। उसके पेजेस पलटकर वो इममॉर्टल जेलीफिश को ढूंढता है और उसे तुरंत मिल जाता है। बुक के मुताबिक ये क्रीचर एक वाटर टाइप बीस्ट है जिसके पास हीलिंग टैलेंट है, और वो लेक ऑफ डेथ नाम की जगह पे मिलता है। इस डिस्कवरी से तियन के मन में एक विचार आता है। अगर वो इस हीलिंग टैलेंट को कॉपी कर लेता है तो उसे अब घायल होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, और यायु फाइनली उसकी चिंता छोड़ देगी। क्यूरियस होकर यायु बुक में झांकती है और दंग रह जाती है जब वो अपने बचपन की कहानियों वाले क्रीचर को देखती है। शॉक्ड थी कि वो कहानियां सिर्फ बनाई हुई नहीं थी। फिर भी वो तियन को आईने के सामने वापस खींचती है ताकि उसका हेयर कट फिनिश कर सके। बाद में उसी शाम को तियन अपने रूम में पढ़ रहा है, एक नई बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक टेस्ट कर रहा है जो खासकर मार्शल वॉरियर्स के लिए डिजाइन की गई है। ये मेथड स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है। नोविस लेवल पे ये स्किन को स्ट्रेंथन करता है, मिड लेवल मसल्स को टारगेट करता है, और लेट स्टेज बोन्स को रीइंफोर्स करता है। इसे ट्राई आउट करते हुए तियन को जल्दी से रियलाइज होता है कि ये नया टेक्निक उसके पुराने मेथड से ज्यादा तेजी से एनर्जी अब्सॉर्ब करता है। अपनी प्रोग्रेस को एम्पलीफाई करने के लिए उत्साहित होकर वो मिड ईयर बीस्ट ब्लड की एक बॉटल पीने का डिसाइड करता है। जिस पल वो ऐसा करता है, अब्जॉर्प्शन रेट ट्रिपल हो जाता है। ये इम्प्रूवमेंट देखकर वो घर पर कल्टीवेशन जारी रखने का डिसाइड करता है और कूल डाउन पीरियड खत्म होते ही लेक ऑफ डेथ जाने का प्लान करता है। क्योंकि उसकी टैलेंट कॉपिंग कूल डाउन टाइम 30 दिन है, टियन मलिशियसली स्मर्क करता है, अपना नेक्स्ट मूव प्लान करते हुए इममॉर्टल जेलीफिश को ढूंढने और उसकी हीलिंग टैलेंट कॉपी करने का। मार्शल पेविलियन में शियाओ तियन का वेलकम करती है और अज्यूम करती है कि वो यूई लिंग से मिलने आया है, पर उसके बजाय वो कहता है कि वो कुछ खरीदना चाहता है। उसके नीट आउटफिट को नोटिस करते हुए श्याम मन ही मन सोचती है कि वो अब ज्यादा हैंडसम लग रहा है। जब वो रिसेप्शन पर पहुंचते हैं, टियन लेक ऑफ डेथ का मैप मांगता है। कई मिनटों तक ढूंढने के बाद श्याम फाइनली मैप ढूंढ लेती है और उसे दे देती है। जिस पल टियन उसे देखता है, उसके चेहरे पर एक विकेड ग्रिन फैल जाती है, कुछ पावरफुल टैलेंट्स कॉपी करने के विचार से एक्साइटेड होकर। मैप के लिए पे करने के बाद वो शांति से अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। श्याओ को क्यूरियस थॉट्स के साथ पीछे छोड़ती है, सोचती है कि वो दोबारा कचरा कलेक्ट करने जा रहा है। उसे जाते देखकर चिंता की एक लहर उसे हिट करती है। उसे यंग मिस की वार्निंग याद आती है कि लेक ऑफ डेथ कितना डेंजरस है, एक ऐसी जगह जहां डरावने वाटर बीस्ट्स घूमते हैं और जहां इलीट मार्शल वॉरियर्स को भी सर्वाइव करने में मुश्किल होती है। अब वो परेशान हो जाती है, होप करती है कि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। लेक ऑफ डेथ पर तियन इसके बंजर और केओटिक लैंडस्केप को देखकर दंग रह जाता है।
डेजोलेट स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर उसे और भी श्योर करती है कि पावरफुल टैलेंट्स यहाँ वेट कर रहे हैं, और ईयरी काम से ये क्लियर है कि कभी भी खतरा आ सकता है। इंस्टेंटली उसे एक वाटर मॉन्स्टर इमर्ज होता हुआ दिखता है, तो वो अपनी इनविजिबिलिटी एक्टिवेट करता है और अभी के लिए ऑब्जर्व करने का डिसाइड करता है। बेटर वैंटेज पॉइंट के लिए माउंटेन पीक की तरफ स्प्रिंट करते हुए वो एक लड़की और एक बुजुर्ग आदमी को अम्ब्रेला यूज करके पानी में डाइव करते हुए नोटिस करता है, बिल्कुल वहां जहां मॉन्स्टर अपीयर हो रहा है। ज्यादा करीब से देखने पर उसे रियलाइज होता है कि ये यूईलिंग है, अपने बुजुर्ग साथी के साथ। वो दोनों हवा में उछल रहे हैं, मॉन्स्टर की प्रेजेंस से ट्रिगर हुए लाइटनिंग बोल्ट्स को बाल बाल बचाते हुए। यूईलिंग अपने हाथ में एक चेस्ट पकड़े हुए हैं, और उनके एक्सप्रेशन से ये क्लियर है कि उन्होंने सोचा था कि वो जिंदा नहीं निकल पाएंगे। जैसे ही टॉप टियर मॉन्स्टर उन्हें निगलने के लिए अपना मुंह खोलता है, वो ठीक टाइम पे पानी से एस्केप करने में मैनेज हो जाते हैं। पूरी तरह थककर यूइलिंग पास की एक चट्टान पर कोलैप्स हो जाती है, इस बात से अनजान कि छोटे मॉन्स्टर्स का झुंड उसके पीछे चुपके से आ रहा है। उसे पीछे गिरते देखकर टियन जानता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं है। अपनी स्पीड टैलेंट को यूज करके वो ब्लर में आगे डार्ट करता है, स्ट्राइक करने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी। यूइलिंग दौड़ती रहती है, डिटर्मिन्ड कि मॉन्स्टर्स उसे पकड़ न पाए। उनमें से एक उसे बस इंचेस दूर है, जब उसके बुजुर्ग टीममेट चिल्लाते हैं, अपनी यंग लेडी को सेफ रहने की अर्ज करते हैं। तभी यूइलिंग मॉन्स्टर की तरफ मुड़ती है, अपनी आंखें बंद करती है और अपनी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट करती है। उसके फोरहेड पर एक चमकता हुआ फूल बनता है, उसके हाथ में एक सेबर अपीयर होता है, उसके बाल पिंक हो जाते हैं और पिंक एनर्जी की लहरें उसके आसपास घूमती है। एक पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है, मॉन्स्टर को एक पल के लिए कंफ्यूज छोड़कर, जब तक वो हवा में दोबारा अपीयर नहीं होती, अपने दुश्मन पर अनवेवरिंग फोकस के साथ लॉक करके। बिना झिझक के वो मॉन्स्टर को दो टुकड़ों में काट देती है। उसी पल उसके मन में लड़की की ताकत को लेकर जो भी शक थे वो सब गायब हो जाते हैं। वो साफ साफ एक एलीट मार्शल वॉरियर थी, अपने फील्ड की एकदम पीक पर। जब उसने अपनी सीक्रेट टेक्निक एक्टिवेट की तो वो लगभग एक लेजेंडरी योद्धा के बराबर ताकतवर हो गई थी। उसके आसपास दर्जनों मॉन्स्टर्स मरे पड़े थे, और येटियन जैसे 10 लोग भी उसके सामने टिक नहीं पाते। अचानक झील का वो कानवर फिर से उठ जाता है, और वो बुजुर्ग आदमी उसके चंगुल में फंस जाता है। उसका पैर कानवर के बड़े से जबड़े में फंस गया था। जैसे ही वो जीव उसे खाने की तैयारी करता है, वो लिंग को आवाज लगाकर भागने के लिए कहता है। वो उसे चेतावनी देता है कि उसकी सीक्रेट टेक्निक का असर खत्म होने वाला है, और अगर वो जिंदा नहीं बची तो उनके 10 शहीद साथियों की मौत बेकार चली जाएगी, खासकर जब उन्हें मिला खजाना इतना जरूरी है। ये सब सुनकर यटियन ये जानकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि पानी के नीचे 10 लोगों की मौत हुई है, और सोचता है कि ऐसा कौन सा खजाना है जिसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया गया। कोई और रास्ता ना होने पर लिंग उस खतरनाक चट्टान से उस चट्टान पर कूद जाती है जहां यटियन मॉन्स्टर से दूर सुरक्षित खड़ा था। वो देखती है कि उसके माथे पर बना फूल हल्का पड़ रहा है, जो इस बात का इशारा था कि उसकी टेक्निक का असर खत्म हो रहा है। थकान के मारे वो खजाने के साथ जमीन पर गिर जाती है। जब यटियन उस खजाने को देखने के लिए हाथ बढ़ाता है, लिंग अपनी कमजोर हालत के बावजूद धीमी आवाज में उसे चेतावनी देती है कि उसे ना छुए। ये देखकर कि वो ऐसी हालत में भी कितनी प्रोटेक्टिव है, येटियन उसे विश्वास दिलाता है कि उसका खजाना चुराने का कोई इरादा नहीं है, और उसे यहाँ से दूर किसी सुरक्षित जगह ले जाने का फैसला करता है। धीरे से उसे अपनी गोद में उठाकर वो पास की एक गुफा में जाने के लिए उससे परमिशन मांगता है। जब वो चुप रहती है तो वो इसे हाँ मान लेता है और चुपचाप उसे वहां से ले जाता है। गुफा के अंदर लिंग थकान और चोटों के कारण गहरी नींद में सो रही थी। यटियन ने उसे गर्म रखने के लिए अपनी क्लोक से ढक दिया था। उसे देखते हुए यटियन ये नोटिस किए बिना नहीं रह पाता कि वो कितनी उसकी बहन जैसी दिखती है। बस उसकी आंख के पास एक छोटा सा तिल था। आदत से मजबूर वो उसे मिटाने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी उंगलियां उसे छूती हैं और वो तिल नहीं हिलता, तो उसके मन में एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। कई घंटे हो चुके थे और लिंग अभी तक नहीं उठी थी। येटियन सोचता है कि वो और कितनी देर बेहोश रहेगी। उसके पास बैठकर वो उसका चेहरा देखता है, लेकिन जब वो धीरे से कराहती है तो वो हैरान होकर तुरंत खड़ा हो जाता है। आखिरकार लिंग को होश आता है, अभी भी दर्द में थी, और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। हैरान होकर वो पूछती है कि क्या येटियन ने उसे बचाया। इस बात को टालते हुए येटियन झूठ बोलता है और कहता है कि ये बस एक इत्तेफाक था कि वो वहां से गुजर रहा था।
अपना क्लोक साफ करके और उसे शुक्रिया कहने के बाद वो उसे लौटा देती है। जब वो क्लोक पहन रहा होता है, लिंग उसकी हिम्मत की तारीफ करती है कि वो अकेले मौत की झील पर आने से नहीं डरा, और मन ही मन कसम खाती है कि वो उसे मार्शल पवेलियन में शामिल करके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक बिना किसी चेतावनी के वो एक चमकदार गोला प्रकट करती है, जिसे देखकर येटियन चौंक जाता है। लिंग उसके रिएक्शन पर मुस्कुराती है और समझाती है कि इसे लाइट स्टोन कहते हैं, एक ऐसा टूल जो रोशनी को स्टोर करके निकालता है। येटियन ये देखकर दंग रह जाता है कि उसने कितनी आसानी से ये कर दिखाया। लिंग को उसकी क्यूरियोसिटी मजेदार लगती है और वो वादा करती है कि अपनी हीलिंग पोशन पीने के बाद वो सब कुछ समझा देगी। जब वो चुपचाप पोशन के असर का इंतजार कर रही होती है, येटियन सोच में डूब जाता है कि क्या ये कोई स्पेस टाइम टैलेंट हो सकता है। लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास जो लिस्ट थी उसमें ऐसा कोई टैलेंट नहीं था। जैसे ही उसकी हीलिंग पूरी होती है, वो अचानक येटियन के पैर पर हल्का सा लात मारती है और उसे उठने के लिए कहती है, उसे याद दिलाते हुए कि वो जानना चाहता था कि चीजें कहाँ से आईं। इसके बाद वो एक हाथ में ब्रॉन्ज का संदूक और दूसरे हाथ में एक छोटी सी पोटली उठाती है, और येटियन के देखते ही देखते उस पोटली ने पल भर में पूरा संदूक अपने अंदर समा लिया। तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है। ये कोई स्पेस टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्पेस टाइम टाइप का खजाना है। वो आराम से अपने बाल ठीक करते हुए उसे वो इस्तेमाल करना सिखाने का ऑफर करती है, अगर वो मार्शल पवेलियन ज्वाइन करने के लिए मान जाए। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, जैसे ही वो ज्वाइन करने का नाम लेती है, येटियन पलटकर सोने का नाटक करने लगता है, जिससे वो गुस्से से तिलमिला जाती है। वो अपने दांत पीसते हुए गुफा के दूसरे कोने से उसे घूरती है और मन ही मन बड़बड़ाती है कि एक न एक दिन वो उसे ज्वाइन करवा कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसी बीच आंखें बंद करके लेटे हुए येटियन मन ही मन सोचता है कि ये स्पेस आइटम्स उसके लिए कोई खास बात नहीं रहेंगे जब वो उनकी एबिलिटी कॉपी कर लेगा, इसलिए अभी इनके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगली सुबह येटियन उठता है और तुरंत लिंग को ढूंढता है, लेकिन वो जा चुकी थी। उसकी जगह उसे एक मिड टियर ट्रेनिंग मैनुअल, 10 हाई टियर मॉन्स्टर ब्लड की बोतलें और 10 गोल्ड कार्ड मिलते हैं, जिनमें से हर एक कार्ड 10 लाख युआन का था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती है जब उसे एहसास होता है कि लिंग ने जाने से पहले ये सब उसके लिए छोड़ा होगा। येटियन जानता था कि ये चीजें ही उसे एलीट मार्शल वॉरियर्स की कैटेगरी में पहुंचाने के लिए काफी हैं। ये सोचकर वो जेलीफिश को ढूंढने का अपना प्लान थोड़ी देर के लिए रोक देता है और पहले खुद को और ताकतवर बनाने का फैसला करता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो ब्लड की एक बोतल उठाता है और पीना शुरू कर देता है। 4 महीने बाद आग पर एक जानवर का मांस पक रहा था और पास में खाली बोतलें और कपड़े बिखरे पड़े थे। गुफा के बीच में जब येटियन ध्यान लगा रहा था, उसके चारों तरफ चमकदार एनर्जी की लहरें घूम रही थीं। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं जो पावर से चमक रही थीं, और आसमान में बिजली का एक झटका लगता है। गुफा में धुआं भर जाता है जब येटियन परछाइयों से उठता है और अपने हाथों को घूरता है, जो अब एनर्जी से चमक रहे थे। अपनी मुट्ठियां बंद करके वो खुशी से मुस्कुराता है, ये जानकर कि अब वो बिना किसी शक के एलीट मार्शल वॉरियर के लेवल तक पहुंच गया है। अपना क्लोक पहनकर उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट मुस्कान आती है और वो कहता है, शिकार का टाइम आ गया है, बहुत टाइम से बारिश हो रही है। गुफा से बाहर निकलने के बाद येटियन 11 नई बनी हुई कब्रें देखता है और तुरंत समझ जाता है कि ये लिंग ने बनाई होंगी। एक कब्र के सामने खड़े होकर वो सोचता है कि झील में इतने सारे मॉन्स्टर्स के होते हुए हड्डियां तक नहीं बची होंगी, फिर भी लिंग ने इतनी दयालु होकर उनकी मौत को निशान देने के लिए कब्रें बनाई। तब उसकी नजर एक छतरी पर पड़ती है, वही छतरी जिसे लिंग और उसका बुजुर्ग साथी, जो अब मर चुका था, डाइव करने के लिए इस्तेमाल करते थे। क्यूरियोसिटी में वो उसे खोलता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि उससे एक वाटरप्रूफ बबल बन जाता है। जब वो उसे और ध्यान से देखता है, तो उसे एहसास होता है कि बबल उसे पूरी तरह से घेर लेता है, जिससे वो बिना किसी परेशानी के पानी में डाइव कर सकता है। इस खोज से उत्साहित होकर वो इसे अपने शैडो टैलेंट के साथ मिलाता है, ताकि मॉन्स्टर्स उसे देख न पाएं, और मौत की झील में कूद जाता है। जैसे ही वो और गहरा जाता है, एक बहुत बड़ी चीज उसका ध्यान आकर्षित करती है। पहले तो वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है, लेकिन जल्द ही पहचान जाता है कि ये टाइगर फिश है, जिसके पास मिड टियर का अनोखा टैलेंट है। वो जीव इतना बड़ा था कि यटियन लगभग घबरा गया, इस डर से कि कहीं उसने देख ना लिया हो। लेकिन वो हिम्मत रखता है और नीचे जाता रहता है। आखिर में वो झील के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचता है और सोचने लगता है कि क्या अमर जेलीफिश सच में यहाँ नीचे है। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई शक वाली चीज उसका पीछा कर रही है।
और जब वो मुड़ता है तो टेंटिकल का एक झुंड जमीन से टकराता है, जिससे वो पानी में लुढ़क जाता है। घबराकर वो आसपास देखता है और फिर अपने दुश्मन की स्टेटस विंडो देखता है। उसकी आंखें न यकीनी से बड़ी हो जाती हैं। ये वही अमर जेलीफिश थी जिसे वो इतने टाइम से ढूंढ रहा था, जिसके पास एक नॉविस टीयर का अनोखा टैलेंट और एक एपिक टीयर हीलिंग टैलेंट था। जैसे ही जेलीफिश का टेंटिकल उसके बबल पर हमला करने वाला था, येटियन अपना खंजर निकालता है और जोर से घुमाता है और उस टेंटिकल को काट देता है। कानवर दर्द से चिल्लाता है, लेकिन अपने एपेक्स हीलिंग टैलेंट की वजह से वो जल्दी से ठीक हो जाता है। जैसे ही ठीक हुआ टेंटिकल फिर से उसकी तरफ बढ़ता है। येटियन एक ऐसी चाल चलता है जिसका अंदाजा नहीं था। वो आगे बढ़कर उसे छूता है और तुरंत एपेक्स टीयर हीलिंग टैलेंट को कॉपी कर लेता है। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, वो टेंटिकल उसे इतनी जोर से झील में और गहरा फेंक देता है कि उसकी बुलेट प्रूफ छतरी टूट जाती है, जिससे उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। सांस के लिए तड़पते हुए वो देखता है कि जेलीफिश का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। ये जानते हुए कि उसके पास अब हीलिंग टैलेंट है, लेकिन वो अकेला था और दुश्मन ज्यादा, येटियन फैसला करता है कि ऐसे खतरनाक हालात में एक घातक झुंड का सामना करने से बेहतर है कि पीछे हट जाए। फिर वो जंगल में तेजी से दौड़ता है, अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ टैलेंट को पूरी हद तक इस्तेमाल करते हुए। खतरा अभी भी उसके पीछे था, लेकिन आखिरकार वो उस चीज से पीछा छुड़ा लेता है जो उसका पीछा कर रही थी। लंबी सांसें लेते हुए वो धीमा हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है, ये पक्का करने के लिए कि वो सच में सुरक्षित है। जब खतरा टल जाता है तो अब टाइम था उस काम पर फोकस करने का जिसके लिए वो यहाँ आया था। अपने दिमाग को शांत करके वो एक नया टैलेंट कॉपी करने की तैयारी करता है। एक जानी पहचानी स्क्रीन दिखती है जो कंफर्म करती है कि एपेक्स टीयर हीलिंग टैलेंट सफलता से कॉपी हो गया है। बिना किसी हिचकिचाहट के येटियन उसे अपने अंदर मिलाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके शरीर में एक झटका सा लगता है जब नई शक्ति उसकी अपनी शक्ति से मिलती है। थोड़ा दर्द होता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं था जिसका उसने पहले सामना ना किया हो। इतने सारे टैलेंट कॉपी करने के बाद उसके शरीर को इसकी आदत हो गई थी और ये प्रोसेस अब लगभग रोज का काम लगता था। एक और शक्तिशाली स्किल उसके कलेक्शन में जुड़ गई थी। वो धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था और उसका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। फ्यूजन सफलता से पूरा हो जाता है और उसकी स्टेटस विंडो अपडेट हो जाती है। उसका कल्टीवेशन टैलेंट अभी भी हाई टियर है। उसके तलवार और शैडो टैलेंट में कोई बदलाव नहीं आया था और अब उसका हीलिंग टैलेंट ईपेक्स टियर पर अपग्रेड हो गया था। इस बार फ्यूजन बहुत आराम से हुआ और पहले की तरह कोई दर्दनाक साइड इफेक्ट नहीं हुए थे। उसका शरीर साफ तौर पर इसका आदी हो चुका था। अपनी नई हीलिंग एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए येटियन अमर जेलीफिश से जहर की एक बूंद निकालता है। जहर इतना घातक था कि एक मामूली इंसान को मारने के लिए उसकी एक छोटी सी बूंद ही काफी थी, लेकिन फिर भी वो एक बूंद अपनी स्किन पर लगने देता है। जहर तुरंत काम करना शुरू कर देता है, लेकिन येटियन जल्दी से अपना हीलिंग टैलेंट एक्टिवेट करता है और घाव ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। वो इस बात से काफी इम्प्रेस होता है कि हीलिंग कितनी पावरफुल है, लेकिन इससे उसे एक जरूरी बात का एहसास भी होता है। उसके पास अभी जितने भी टैलेंट हैं, उनमें से ज्यादातर सपोर्ट बेस्ड है, जैसे हीलिंग और डिफेंस। भले ही ये उसे जिंदा रहने में मदद करते हैं, लेकिन ताकतवर दुश्मनों को हराने के लिए ये काफी नहीं है। अगर वो और ताकतवर बनना है और कठिन दुश्मनों का सामना करना है, तो उसे अगला अटैक टाइप टैलेंट कॉपी करना होगा। बाद में घर पर येटियन चुपचाप बैठा रहता है जब यायू उसके बाल काट रही होती है। वो जानवरों की एक किताब के पन्ने पलट रहा होता है कुछ काम की चीज ढूंढने के लिए। वो गुस्से वाले भालू और आग वाली चिड़िया के बारे में पढ़ता है, लेकिन दोनों ही उसे इम्प्रेस नहीं करते, वो बस एवरेज थे। अचानक यायू चिढ़ जाती है और उसे बिना बताए गायब हो जाने के लिए डांटती है। उसे बुरा भला कहती है कि उसने उसे परेशान किया। येटियन हल्का सा मुस्कुराकर माफी मांगता है, ये जानते हुए कि वो सही कह रही है। जब वो उसके बाल काट रही होती है, येटियन अचानक रुक जाता है। किताब में कुछ ऐसा था जो उसका पूरा ध्यान खींच लेता है। ताकतवर चींटी। वो उसके बारे में ध्यान से पढ़ता है। भले ही ये जानवर लो टियर का था, लेकिन ये हमेशा झुंड में मिलता है और जब वो एक साथ हमला करते हैं तो टॉप मार्शल वॉरियर्स को भी बचना मुश्किल हो जाता है। येटियन की आंखें चमक उठती हैं। ये वही चीज थी जिसे वो ढूंढ रहा था। ये सिर्फ ताकत के बारे में नहीं था, ये टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन और जबरदस्त फोर्स के बारे में था। अब वो जानता था कि अगला शिकार किसका करना है। ये- येटियन मार्शल पवेलियन में एंटर करता है और एक पोलाइट आवाज उसका स्वागत करती है। काउंटर के पीछे एक जानी पहचानी लड़की उसे पहचान जाती है और मुस्कुराती है।
येटियन को दोबारा देखकर हैरान होकर। और बिना एक पल भी बर्बाद किए येटियन जवाब देता है कि उसे एक पूरा ताकतवर चींटी का शरीर चाहिए। पहले तो शाओ थोड़ी कंफ्यूज लगती है, सोचती है कि शायद वो इसे वाइन में भिगोना चाहता है जैसे दूसरे लोग फिजिकल रिकवरी बढ़ाने के लिए करते हैं। वो मजाक भी करती है कि शायद वो कमजोरी महसूस कर रहा है, लेकिन येटियन जल्दी से गलतफहमी दूर कर देता है। शाओ माफी मांगती है और उसे बताती है कि उनके पास स्टॉक में कोई ताकतवर चींटी नहीं है, लेकिन उसे वापस भेजने के बजाय वो कुछ हाल की खबर शेयर करती है जो शायद उसके काम की हो। वो बताती है कि लिनहाई बेस अभी एक मीडियम साइज्ड बेस के साथ मिलकर एक कमर्शियल ट्रेड रूट बना रहा है, और दोनों जगहों के बीच का इलाका जंगली है और खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। उनके बीच में ताकतवर चींटियों का एक घर भी है। ये सुनकर येटियन तुरंत सारी कड़ियां जोड़ लेता है और पूछता है कि क्या वो जिस बेस की बात कर रही है वो आयरन फैंग बेस है, लिनहाई के पास का इकलौता मीडियम साइज बेस। श्याओ उसके अंदाजे को सही बताती है और कहती है कि आयरन फैंग बेस लगभग 100 किलोमीटर दूर है। ताकतवर चींटियां उसी रास्ते पर कहीं हैं, और ये वो मौका हो सकता है जिसका येटियन इंतजार कर रहा था। श्याओ से बात करते हुए येटियन ध्यान से सुनता है जब वो आयरन फैंग बेस के बारे में और बताती है। वो एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। ऐसा लगता है कुछ टाइम पहले मो परिवार का एक आदमी अजीब हालातों में मर गया था। इस वजह से मो परिवार को शक हुआ कि आयरन फैंग बेस चुपके से हमले की प्लानिंग कर रहा था। येटियन अपनी एक आईब्रो खाता है, लेकिन शाओ अपनी बात जारी रखती है और बताती है कि मो परिवार इस मामले की जांच करने के लिए सीधे वहां गए। हैरानी की बात यह है कि आयरन फैंग बेस ने गलतफहमी को शांति से सुलझा लिया, कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही लगा। असल में मो परिवार के शामिल होने की वजह से ही आयरन फैंग बेस और लिन परिवार एक कमर्शियल ट्रेड रूट बनाने के समझौते पर पहुंच पाए। वो थोड़ी सी जानकारी येटियन को सोचने पर मजबूर कर देती है कि अगर मो परिवार का इसमें हाथ था, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो किसी गड़बड़ में शामिल थे, क्योंकि टाइमिंग और कनेक्शंस ठीक नहीं लग रहे थे। येटियन ज्यादा कुछ नहीं कहता, लेकिन यह साफ था कि उसके मन में शक पैदा हो रहा था। तभी श्याओ को वो चीज मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रही थी, और वो येटियन को एक छोटी सी चीज देती है। ये एक टोकन था। वो समझाती है कि ये टोकन स्पेशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जरूरी है, और ये असल में उनकी यंग मिस के लिए था। लेकिन लगता है प्लान बदल गए होंगे। इससे पहले कि एटियन कुछ और पूछ पाता, श्याओ एक गर्व भरी मुस्कान से कहती है कि उनका मार्शल पवेलियन एक बड़े बेस का हिस्सा है, और उनका आयरन फैंग जैसे मीडियम साइज्ड बेस के नीचे काम करके खुद को छोटा करने का कोई प्लान नहीं है। साफ था कि वो आयरन फैंग की इच्छाओं से इम्प्रेस नहीं थी। दोनों बेस मिलकर एक ट्रेड रूट बना रहे हैं, लेकिन रास्ता खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है। इसलिए उन्होंने उस इलाके को साफ करने के लिए मार्शल वॉरियर्स की एक टीम भेजने का फैसला किया है। येटियन के लिए ये एक परफेक्ट मौका था, क्योंकि वो एक ताकतवर चींटी ढूंढ रहा था, और इस मिशन में शामिल होने से उसे एक मिल सकती थी। लिनहाई बेस में लिन परिवार के पास पूरी पावर थी, और एक टाइम का ताकतवर मो परिवार भी अब उनका वफादार गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं था। ये जानकर यतियन अपना मन बना लेता है। अब आगे बढ़ने का टाइम आ गया था। जब वो लिन परिवार के भर्ती वाले एरिया में पहुंचता है, तो वो देखता है कि वो कितने सीरियस हैं। जैसा सोचा था, उन्होंने एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा की थी और सैकड़ों योद्धा मिशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। लेकिन येतियन सावधान रहता है, भीड़ में घुल मिल जाता है, क्योंकि अभी ध्यान खींचना खतरनाक हो सकता था। अचानक भीड़ शांत हो जाती है और एक शक्तिशाली व्यक्ति अंदर आता है। ये था लिन मिंगजी, लिन परिवार का वर्तमान मुखिया और एक पीक एलीट मार्शल वॉरियर। लिन मिंगजी योद्धाओं का स्वागत करता है और आधिकारिक तौर पर जानवरों को साफ करने का ऑपरेशन शुरू करता है। ये टियन पीछे से देखता रहता है, अलर्ट रहता है, लेकिन तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ती है। मू परिवार भी यहाँ था। लिन मिंग जी आगे आता है और अपनी दमदार आवाज में क्राउड से बात करता है। वो सबको समझाता है कि हर कोई जानता है कि लिनहाई बेस कितना छोटा है, और इस वजह से यहाँ रिसोर्सेज भी कम है। सबको कल्टीवेशन के थ्रू स्ट्रांग बनने के लिए जरूरी चीजें नहीं मिल पाती। इसीलिए एक मिड साइज्ड बेस के साथ ये कोलैबोरेशन इतनी बड़ी बात है। अगर ये ऑपरेशन कामयाब हो गया तो इसके फायदे बहुत बड़े होंगे, सिर्फ लिन फैमिली के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए जो इसमें शामिल है। फिर भी लिन मिंग जी सच्चाई को छिपाता नहीं है, और सबको याद दिलाता है कि ट्रेड रूट के रास्ते से मॉन्स्टर्स को साफ करना आसान नहीं होगा। इसमें असली खतरा है, और हो सकता है कुछ लोग वापस ही न लौट पाएं। इसके बावजूद वो वादा करता है कि इस मिशन के रिवॉर्ड्स पिछले किसी भी हंट से बहुत ज्यादा होंगे। क्राउड में खड़े वॉरियर्स के अंदर जोश भरने लगता है। उनमें से बहुत लोगों के लिए ये अपना नाम बनाने या कुछ इतना कीमती हासिल करने का मौका हो सकता है जिससे उनकी किस्मत बदल जाए। भीड़ जोरदार नारे लगाने लगती है,
और उनकी आवाजें पूरे बेस में गूंजने लगती हैं, क्योंकि सब लिन फैमिली की तारीफ कर रहे होते हैं। इसी जोश के बीच येतियन दूर से सब देख रहा होता है और उसकी नजर कैप्टन गेल वुल्फ पर पड़ती है। वो सोचता है कि क्या कैप्टन उसे अभी भी याद रखते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो इसके बारे में ज्यादा सोच पाता, लिन मिंग जी पूरे विश्वास के साथ फिर से बोलता है और वहां जमा हुए वॉरियर्स के सारे डाउट्स दूर कर देता है। लिन मिंग जी सबको यकीन दिलाता है कि इस ऑपरेशन के दौरान वो जो कुछ भी कमाएंगे, चाहे वो रेयर बीस्ट पार्ट्स हों, मटेरियल्स हों या कोई खजाना हो, वो पूरी तरह से उनका ही होगा। लिन फैमिली उसमें से कोई हिस्सा नहीं लेगी। फिर एक और सरप्राइज मिलता है जब लिन मिंगजी कुछ और रिवॉर्ड्स के बारे में बताता है। हर मार्शल वॉरियर को मिड टियर मॉन्स्टर ब्लड की 20 बॉटल्स और 2 मिलियन कॉइन्स मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ इलीट वॉरियर्स को हाई टियर मॉन्स्टर ब्लड की 3 बॉटल्स और पूरे 10 मिलियन कॉइन्स मिलेंगे। भीड़ एक बार फिर से जोर से चिल्ला उठती है। अब वो पूरी तरह से मोटिवेटेड हो चुकी थी। ये अनाउंसमेंट सिर्फ एक ऑफर नहीं था, ये एक सुनहरा मौका था। असेसमेंट स्टेशन के पास जोशीले वॉरियर्स की एक लंबी लाइन लग जाती है, जहां एक ऑफिशियल सबको एक चमकते हुए पत्थर पर हाथ रखने के लिए कहता है। वो पत्थर हर एक इंसान की ताकत नापता है और उनका करंट कल्टिवेशन लेवल बताता है। एक रिजल्ट मिड टियर मार्शल अप्रेंटिस आता है और वो वॉरियर साइड हो जाता है, जबकि लाइन में अगला बंदा आगे बढ़ता है। येतियन इंतजार करते हुए सब देख रहा होता है और यूइंग की सलाह याद करता है कि पावरफुल क्लैंस, खास करके मो फैमिली पर भरोसा करना सिर्फ मुसीबत लाता है। फिलहाल नजरों से दूर रहना ही ज्यादा सेफ है। वो पत्थर प्रेशर के हिसाब से फोर्स नापता है, तो अगर येतियन अपनी असली ताकत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करेगा तो रीडिंग कम आएगी और वो फालतू अटेंशन से बच जाएगा। जब उसकी बारी आती है, येतियन आगे बढ़ता है और शांति से अपना हाथ उस पत्थर पर रखता है, अपनी असली ताकत को छिपाने के लिए, और ये ध्यान रखता है कि वो अपनी पावर को लिमिट में रखे। येतियन चाहता है कि रिजल्ट लेटेस्ट स्टेज मार्शल वॉरियर दिखे, बस इतना कि वो पार्टिसिपेट कर सके और ज्यादा अटेंशन भी ना मिले। पत्थर थोड़ी देर के लिए चमकता है और रिजल्ट दिखाता है लेटेस्ट स्टेज मार्शल वॉरियर। येतियन के आसपास खड़ी भीड़ में हलचल मच जाती है और लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, इस बात से हैरान कि इतनी कम उम्र में कोई इस लेवल पर कैसे पहुंच गया। कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि वो जरूर किसी पावरफुल फैमिली से होगा, क्योंकि इतनी जल्दी इस स्टेज तक पहुंचना टैलेंट की निशानी है। येतियन शांत रहता है, लेकिन सोचता है कि शायद उसने थोड़ी ज्यादा पावर दिखा दी। भले ही उसने खुद को रोका, लेकिन अटेंशन उस पर आने लगी थी। पास खड़े वॉरियर्स आपस में बात करने लगते हैं, अपनी प्रोग्रेस कंपेयर करते हुए। एक शिकायत करता है कि वो अभी भी मिड स्टेज में अटका हुआ है, जबकि दूसरा मजाक करता है कि असली जीनियस हमेशा कम उम्र में ही आते हैं और हम जैसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। असेसमेंट एरिया से ज्यादा दूर नहीं, कैप्टन गेल वुल्फ ये सब देख रहा होता है। उसकी स्क्वाड में अभी भी एक मेंबर की कमी थी और येतियन का प्रदर्शन देखने के बाद वो उसे अपनी टीम में शामिल करने का सोचता है। भीड़ में उत्साह बढ़ जाता है जब येतियन आगे बढ़ता है और अपनी ताकत के बावजूद वो सीधा कैप्टन गेल वुल्फ के ग्रुप की तरफ जाता है। कई लोगों को उम्मीद थी कि वो किसी ज्यादा स्ट्रांग या इलीट स्क्वाड में जाएगा, लेकिन येतियन बिना हिचकिचाहट के अपना फैसला ले लेता है। गेल वुल्फ उसे फौरन पहचान लेता है और उस यंग मार्शल अप्रेंटिस को याद करता है जिसने एक बार एक छोटी लड़की को सिल्वर मून वुल्फ के जबड़े से बचाया था। वो याद उसके दिमाग में ताज़ा थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वही लड़का अब 1 साल से भी कम समय में लेटेस्ट स्टेज मार्शल वॉरियर के लेवल तक पहुंच गया है। येतियन अपनी प्रोग्रेस को कम बताता है, उसे किस्मत कहता है और अपनी आवाज को हल्का रखते हुए गेल वुल्फ की टीम में आने वाले ऑपरेशन के लिए शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है। कैप्टन एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाता और खुली बाहों से येतियन का ग्रुप में स्वागत करता है। वो साफ तौर पर उसे वापस पाकर काफी गर्व और उत्साहित महसूस कर रहा था। येतियन अपने नए टीममेट्स के साथ गेल वुल्फ के ग्रुप में खड़ा है, मिशन के लिए पूरी तरह तैयार। वो उनसे पोलाइटली कहता है कि ऑपरेशन के दौरान उसका ध्यान रखें और ग्रुप गर्मजोशी से उसका स्वागत करता है, खास करके इस बात से खुश होकर कि उनके पास एक और लेटेस्ट स्टेज मार्शल वॉरियर है। उसकी मौजूदगी से उनका मोराल बढ़ जाता है और उन्हें लगने लगता है कि हंट शायद उम्मीद से ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। आगे गेल वुल्फ टीम को इकट्ठा करता है और मिशन जोन की तरफ इशारा करके समझाता है कि उस एरिया में सिर्फ कमजोर टीयर के मॉन्स्टर्स की उम्मीद है। फिर भी वो सबको सख्ती से याद दिलाता है कि सबको अलर्ट रहना है और लापरवाही से आगे बढ़ने से बचना है, क्योंकि सुरक्षा सबसे पहले आती है। जैसे ही वो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, येतियन को अचानक महसूस होता है कि कोई चीज तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। टीम लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन गेल वुल्फ उन्हें जल्दी से शांत करते हुए कहता है कि शायद ये मॉन्स्टर्स की पहली लहर है और ऐसी कोई बात नहीं जिसे वो संभाल न सकें। वो जल्दी से पोजीशंस बांट देता है। वो आगे से लीड करेगा, येतियन पीछे से कवर करेगा और बाकी लोग बीच में और साइड में रहेंगे। सब कुछ तैयार होने के साथ येतियन अपना फोकस बढ़ाता है और शांति से ग्रुप को कहता है कि जो भी आ रहा है वो उस पर छोड़ दें। येतियन और उसका ग्रुप बिल्डिंग के पास खड़े हैं, उन दो लाल जानवरों का सामना करते हुए जो गुर्रा रहे थे और हमला करने की तैयारी में थे। दोनों तरफ लड़ाई के लिए तैयार होते ही टेंशन बढ़ जाती है। येतियन की एक टीममेट लड़ाई शुरू करने के लिए चिल्लाता है
और येतिएन सहमत होता है। उसकी आंखें सामने दुश्मनों पर टिकी हुई थीं। एक पल में लाल जानवर आगे बढ़ते हैं। उनकी हरकतें जंगली और तेज होती हैं, लेकिन येतिएन जल्दी से अपनी तलवार निकालता है और उनके हमले का सामना करता है। येतिएन पहला बार रोकता है और एक लाल जानवर को मार देता है। बिना वक्त गंवाए येतिएन दूसरे लाल जानवर की तरफ बढ़ता है और फिर पूरी ताकत से येतिएन अपनी टांग ऊंची करता है और दूसरे जानवरों में से एक को लात मारता है, जिससे वो पीछे की तरफ उड़ जाता है। येतिएन अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है, आगे कूदता है और ब्लेड को उस जीव के शरीर में घुसा देता है। तलवार पूरी अंदर चली जाती है और लाल जानवर एक जोरदार चीख मारने के बाद जमीन पर गिर जाता है, बेजान। लड़ाई के बाद येतिएन और कैप्टन गेल वुल्फ गिरे हुए जानवरों के बीच खड़े होते हैं। लड़ाई जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन सबकी स्किल साफ दिखाती है। गेल वुल्फ गर्व से बताता है कि उसने 3 दुश्मनों को गिरा दिया, जबकि येतिएन बस मुस्कुरा देता है, अपने मन में रखते हुए कि उसने जानबूझकर अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई ताकि उस पर ज्यादा ध्यान न जाए। एक और टीम मेंबर हंसता है और मजाक करता है कि येतिएन अपनी उम्र के हिसाब से पहले से ही काफी इंप्रेसिव है, और गेल वुल्फ को छेड़ते हुए कहता है कि शायद अब कैप्टन को शो ऑफ करना बंद कर देना चाहिए। गेल वुल्फ भी मजाक में शामिल हो जाता है, नाराज होने का नाटक करता है। वो फिर ग्रुप के साथ हंसने लगता है। फिर कोई एक ज्यादा गंभीर बात उठाता है कि वुल्व्स ने घाटी के अंदर हमला करने के लिए इंतजार नहीं किया, जहां टीम फंस सकती थी और वुल्व्स को जीतने का बेहतर मौका मिलता। ग्रुप शांत हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अगर वुल्व्स ने अपनी आर्म स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई तो शायद उन्हें जल्दी में या मजबूरी में लड़ना पड़ा। उसके बाद एक मेंबर ध्यान से आसपास देखता है और अचानक एक जरूरी चीज समझता है कि वुल्व्स शायद घाटी में हमला करना चाहते थे, लेकिन किसी और चीज ने उन्हें रोक दिया होगा। इसके अलावा वो सुझाव देता है कि ये शायद वुल्फ टेरिटरी ना हो और इस एरिया में मौजूद ज्यादा ताकतवर जानवरों ने उन्हें बाहर निकाल दिया हो। ये सुनकर टीम को असली खतरे का एहसास होने लगता है और एक यंग मेंबर घबराते हुए कहता है कि वो इस शहर में गहराई में सिर्फ 5 लोग हैं। लेकिन टीम का एक मेंबर जल्दी से आगे बढ़कर सबको तसल्ली देता है और याद दिलाता है कि उनके पास एक सॉलिड टीम है, जिसमें 3 मिड स्टेज और 2 लेट स्टेज मार्शल वॉरियर्स हैं, जो कॉन्फिडेंट रहने और अपनी जगह पर टिके रहने के लिए काफी हैं। टेंशन कम करने के लिए गेल वुल्फ लिन फैमिली के वॉकी टॉकी के बारे में एक छोटा सा डिवाइस दिखाता है और बताता है कि हर कैप्टन को इमरजेंसी के लिए एक दिया गया है। अगर कुछ गलत होता है तो गेल वुल्फ तुरंत बैकअप बुला सकता है। इस तसल्ली के साथ टीम का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। जैसे ही वो शहर में ध्यान से आगे बढ़ते हैं, कैप्टन गेलवुल्फ अचानक अपना हाथ उठाता है, सबको रुकने का इशारा करते हुए, क्योंकि उसे हरकत महसूस होती है। कुछ उनके ठीक ऊपर था, जिसकी पहचान येटियन अपनी टैलेंट विंडो का इस्तेमाल करके तुरंत कर लेता है और देखता है कि वो एक फायर ब्रीदिंग लिजर्ड है। एक लो टियर का जानवर जिसके पास नोविस लेवल का इन्नेट टैलेंट और लो टियर फायर टैलेंट था, ग्रुप की तरफ आग उगरना शुरू कर देता है। दूसरे क्रू मेंबर्स कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि येटियन और गेलवुल्फ ने पहले के मॉन्स्टर्स को संभाल लिया था। गेलवुल्फ सबको याद दिलाता है कि भले ही लिजर्ड लो टियर का है, उसकी आग अभी भी खतरनाक हो सकती है, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। छोटी सी स्क्वाड एक्शन में आ जाती है और येटियन साइड से देखता है, शुरू में थोड़ा चिंतित, लेकिन गेलवुल्फ उसे तसल्ली देता है कि टीम ठीक रहेगी। थोड़ी देर बाद ग्रुप जीतकर लौटता है, जानवर को मार गिराकर। वो आसान जीत का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को क्रेडिट देते हैं। उनमें से एक अपनी भूमिका को कम बताने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा बताता है कि ध्यान भटकाने वाले तीर ने इसे मारना मुमकिन बनाया, जिससे साबित होता है कि टीम वर्क ने लड़ाई जीती। टीम का एक मेंबर कहता है कि ये एक आसान लड़ाई थी और उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही, क्योंकि उस लो टियर जीव ने ज्यादा टक्कर नहीं दी। इसके अलावा वो कॉन्फिडेंट महसूस करता है। अगर कुछ और आते हैं तो उनका सामना करने के लिए भी तैयार। जैसे ही टीम रिलैक्स करना शुरू करती है, एक छिपा हुआ आग का गोला उनकी तरफ आता है। किस्मत से यटियन टाइम पर आगे आता है और उस बंदे को बचा लेता है। लगता है और भी जीव आ रहे हैं। क्योंकि पहला फायर ब्रीदिंग लिजर्ड था, येटियन जल्दी से समझ जाता है कि आने वाले जानवर भी शायद वही हैं और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कैप्टन गेल वुल्फ की आवाज रेडियो पर आती है। वो जोन बी में मुश्किल की रिपोर्ट दे रहा होता है और बैकअप के लिए बुला रहा होता है, लेकिन सिर्फ खामोशी जवाब देती है। जैसे जैसे समय बीतता है, गेल वुल्फ को कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। उसने लिन फैमिली की प्रायोरिटीज को गलत समझ लिया था और उन्हें साफ तौर पर उसकी स्क्वाड की सुरक्षा की परवाह नहीं थी। धोखा खाया हुआ और जिम्मेदार महसूस करते हुए वो एक हिम्मत वाला फैसला लेता है। वो आने वाले खतरे को अकेले रोकने का प्लान बनाता है, ताकि उसकी टीम को भागने का मौका मिल सके, और उनसे भागने के लिए कहता है, लेकिन उसके साथ ही मना कर देते हैं। वो खुद को भाई कहते हैं और अपनी जगह पर डट जाते हैं, उसे पीछे छोड़ने को तैयार नहीं। उनकी वफादारी के बावजूद गेल वुल्फ जिद करता है और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए जाने का आदेश देता है। वो उन पर चिल्लाता है कि भाग जाओ,
उन्हें बेवकूफ कहता है कि जब खतरा नजदीक आ रहा है तो वो खड़े हैं, पूरी तरह से जानते हुए कि रुकने से वो सब मारे जा सकते हैं। एक आदमी घबरा जाता है और अकेले ही भाग जाता है। एक दूसरा क्रू मेंबर ये देखता है और अपनी मुट्ठी भींच लेता है, चुपचाप कसम खाता है कि अगर वो इससे बच गया तो वो उस कायर को इसकी सजा देगा। फिर गेलवुल्फ येटियन की तरफ मुड़ता है, उसकी काबिलियत और ताकत को पहचानते हुए। वो येटियन को दो छोटे टीममेट्स को लेकर निकलने के लिए कहता है, जबकि उनके पास अभी भी मौका है। कहता है कि येटियन जैसे प्रतिभाशाली किसी को खोना बेकार होगा। बाकी टीम भी सहमत होती है और उससे कहती है कि वो ऐसी लड़ाई में पीछे रहकर अपना भविष्य बर्बाद न करे जिसे जीता नहीं जा सकता। येटियन चुपचाप उनकी सलाह मानने का नाटक करता है, लेकिन भागने के बजाय वो अचानक आगे बढ़ता है और उसके अंदर से एक शक्तिशाली ऑरा का विस्फोट होता है, जो सबको हैरानी में जमा कर रख देता है। वो ताकत, एक एलीट मार्शल वॉरियर का साफ साफ ऑरा, टीम को हैरान कर देता है। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि येटियन अपनी असली ताकत अब तक छिपा रहा था। अंदर ही अंदर येटियन जानता है कि उसने कभी अपनी पूरी ताकत दिखाने का इरादा नहीं किया था, लेकिन अगर वो अभी इसे छिपाए रखता तो पूरी गेलवुल्फ टीम मर सकती थी। गेलवुल्फ अगर चाहता तो अकेले आसानी से बच सकता था, लेकिन वो रुककर सबको बचाने का फैसला कर रहा है। उस हिम्मत को देखकर येटियन को एहसास होता है कि वो पीछ नहीं मोड़ सकता। वो आगे बढ़ता है, भागने के नहीं बल्कि लड़ने के लिए। जैसे ही वो आगे देखता है, येटियन खुद से सवाल करता है कि क्या अपनी ताकत छिपाना और चुप रहना उसे मो फैमिली के स्वार्थी लोगों से बेहतर बनाता है। लेकिन इस पर सोचने का वक्त नहीं था। भले ही अपनी असली ताकत दिखाने से बाद में परेशानी हो, ये एक रिस्क था जिसे लेने के लिए वो तैयार था। उसे कैप्टन गेलवुल्फ के न्याय की जज्बे पर विश्वास था और भरोसा था कि जब सच में जरूरत पड़ेगी तो कैप्टन उसके आगे आने पर उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। जैसे ही येटियन अपनी पूरी ताकत दिखाता है, एक कच्ची शक्ति की लहर हवा में दौड़ जाती है। गेलवुल्फ विश्वास नहीं कर पाता। जो येटियन दिखा रहा है वो ऐसी गति और शक्ति है जो सिर्फ एक एलीट मार्शल वॉरियर के पास हो सकती है। ये सिर्फ प्रभावशाली नहीं है, ये हर देखने वाले को हिला देती है। बिना हिचकिचाहट के येटियन अपनी शैडो बीट स्किल एक्टिवेट करता है और दुश्मन एक के बाद एक गिरने लगते हैं। वहां सबको क्लियर हो जाता है कि येटियन सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो पूरे लिन्हाई बेस के टॉप फाइटर्स में से एक है। जबकि टीम अभी भी येटियन की ताकत के झटके से आराम कर रही थी, पीछे से अचानक एक चीख आती है। ये वही आदमी था जो पहले भाग गया था, अब फंस गया था और मदद के लिए भीख मांग रहा था। एक टीममेट ये देखता है और हिचकिचाता है, समझ नहीं पाता कि बीच में आना चाहिए या नहीं, लेकिन कैप्टन गेलवुल्फ पीछे तक नहीं देखता। वो सबको याद दिलाता है कि उस आदमी ने अपना फैसला तभी ले लिया था जब उसने संकट के पल में टीम को छोड़ दिया था, सोचते हुए कि वो अकेले बच सकता है, और अब वो उसके परिणाम भुगत रहा है। इसी बीच येटियन आगे का रास्ता साफ करता है और शांति से दूसरों का सामना करने के लिए मुड़ता है। पूछता है कि क्या वो उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे रहना चाहते हैं। बिना एक पल के भी संदेह के गेलवुल्फ पुलिस स्क्वाड की तरफ से जवाब देता है। ऐलान करता है कि वो गेलवुल्फ टीम है और वो एक साथ रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके साथ वो फिर से इकट्ठा हो जाते हैं और येटियन के पीछे अगली लड़ाई में चल पड़ते हैं। जो भी आएगा उसका सामना करने के लिए तैयार। टीम एक कठिन लड़ाई के बाद ब्रेक लेती है और एक यंग मेंबर दर्द से करा रहा होता है, जबकि दूसरा मजाक करता है कि वो येटियन के सामने कितना अजीब लग रहा है, जो शांत है और उसे एक खरोंच तक नहीं आई। सभी प्रशंसा से येटियन की तरफ मुड़ते हैं। कैप्टन गेलवोल्फ उन्हें सुरक्षा तक पहुंचाने के लिए दिल से धन्यवाद देता है, लेकिन येटियन इसे आराम से टाल देता है, कहता है कि ये कुछ नहीं था। फिर वो उन्हें हैरान कर देता है ये ऐलान करके कि वो ग्रुप के साथ वापस नहीं जाएगा, क्योंकि डेंजर जोन में कुछ गहरा है जिसे वो आजमाना चाहता है। गेलवुल्फ चौंक जाता है और पूछता है कि क्या येटियन सच में अकेले आगे जाने का प्लान कर रहा है। खतरों को देखते हुए ये सबसे समझदारी वाला कदम नहीं लगता, लेकिन येटियन एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और जोर देके कहता है कि वो ठीक रहेगा। एक टीममेट उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गेलवुल्फ बीच में आता है और दूसरों को कहता है कि उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ उसे धीमा करेंगे। जिस ताकत को येटियन ने दिखाया है, उससे वो अकेले जाने के लिए काफी सक्षम है। येटियन जानता है कि स्ट्रॉन्गर फैमिलीज या बड़े खतरों का सामना करने से पहले उसे अपनी हीलिंग टैलेंट को पूरी तरह से समझना होगा। अंदर ही अंदर उसे इसकी असली सीमाओं को परखने की इच्छा होती है, सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि असली लड़ाई में। जैसे ही वो वाइल्ड जोन में और गहरा जाता है, हवा एक तीखी और अजीब गंध से भर जाती है। वो गुस्से से देखता है, समझ जाता है कि वो शायद किसी जानवर के घोंसले तक पहुंच गया है। आगे बढ़ते हुए येटियन को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वहां जमीन कांपने लगती है और अचानक एक हाथ एक मॉन्स्टर से निकलता है, जो येटियन को मुक्का मारता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभाल लेता है। ऐसा लगता है कि येटियन ने लिजर्ड के राजा को देख लिया है, ठीक वही जिसकी उसे उम्मीद थी। अपनी हीलिंग पावर्स को लिमिट तक ढकेलने और ये देखने के लिए एक परफेक्ट चैलेंज कि वो असली लड़ाई में कैसे काम करती हैं।
लिजर्ड तुरंत आग उगलता है और इससे याइन या कम से कम उसकी शर्ट जल जाती है, जबकि वो इस मौके के लिए काफी उत्साहित लगता है। इस बीच ज्यादा पीछे नहीं, गेल वुल्फ टीम लड़ाई को देख लेती है। कैप्टन गेल वुल्फ उस जाने पहचाने चेहरे को एक विशाल जीव से लड़ते हुए देखता है। ये येटियन है। आग उगलने वाले लिजर्ड्स के राजा का सामना करते हुए येटियन बिना हिचकिचाए शांत दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। वो जानता है कि ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये अपने शरीर और हीलिंग टैलेंट की सीमाओं को सच में परखने का एक मौका है। इसे जल्दी खत्म करने के बजाय ये टीएन जानबूझकर लड़ाई को खींचता है, लगातार डैमेज सहने का चुनाव करता है ताकि ये देख सके कि जानवर की आग उसे तोड़ सकती है या उसकी हीलिंग हमले से ज्यादा देर तक टिकेगी। आग के धमाके पूरे बैटलफील्ड पर फैल जाते हैं। लगभग 1 घंटे तक लगातार धमाकों से एरिया रोशन हो जाता है। दूर से गेल वुल्फ टीम चिंता से देखती है। एक मेंबर चुपचाप सोचता है कि क्या येटियन जिंदा भी है। कैप्टन गेल वुल्फ भले ही साफ तौर पर चिंतित था, मानता है कि वो कुछ नहीं कर सकते। लड़ाई की तीव्रता उनके लेवल से बहुत दूर थी। आखिरकार जैसे ही आग कम होने लगती है, येटियन जली हुई जमीन से शांत और स्थिर होकर बाहर निकलता है और गिरे हुए जानवर के ऊपर खड़ा होता है। वो नीचे उस जीव को देखता है और चुपचाप खुद से बड़बड़ाता है कि उसने ये जुआ जीत लिया है। और सबसे जरूरी बात, उसकी हीलिंग टैलेंट ने टेस्ट पास कर लिया है। येटियन ने जिस हीलिंग टैलेंट को अभी टेस्ट किया है वो शक्तिशाली साबित हुई है, लेकिन ये बहुत स्टैमिना खर्च करती है। पूरी तरह से थका हुआ महसूस करते हुए वो अपने हराए हुए मिड टियर जानवर के शरीर को देखता है और उसके मॉन्स्टर ब्लड का इस्तेमाल करके अपनी ताकत को जल्दी से पाने का फैसला करता है। एक सुरक्षित दूरी पर गेल वुल्फ टीम देखती है कि आग आखिरकार बुझ गई है और उनमें से एक पूछता है कि क्या सब खत्म हो गया। तभी एटीएन धुएं से बाहर निकलता है, जिंदा और स्थिर। टीम को उसे देखकर राहत की सांस आती है। ये एटीएन उन्हें वहां अभी भी देखकर थोड़ा हैरान लगता है और कैप्टन गेल वुल्फ को याद दिलाता है कि उसने पहले ही लौटने के लिए कहा था। गेल वुल्फ अपना सर खुजाता है और समझाता है कि वो इसलिए रुके क्योंकि उन्हें चिंता थी। भले ही वो ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे और वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। एक महिला टीम मेंबर दौड़कर आती है और देखती है कि येटियन के कपड़े आग से जल गए हैं। वो उसे एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े देती है और माफी मांगती है कि शायद वो बड़े होंगे।